गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वी स्टार्ट अवर हिंदू डिस्कशन ऑफ 21 ऑफ अगस्त। तो 21 अगस्त का हिंदू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो लंबी होगी तो इसे 1.25 आप करके 1.5 करके आप देख सकते हैं। जो हमारी अप्रोच होगी वो बेसिक प्लस अब हमसे करंट से लिंक करेंगे और पढ़ना करेंगे मेंस प्रोस्पेक्टिव से हम पढ़ना उसको स्टार्ट करेंगे। तो हम विदाउट वेस्टिंग सिंगल मिनट स्टार्ट आवर डिस्कशन। जो फ्रंट पेपर पे न्यूज़ आती है जो है, तो मोदी जी ने क्या किया है, सोमनाथ एग्जीबिशन सेंटर को इनोग्रेट किया। ये कहाँ पे है? सोमनाथ टेम्पल के आसपास है। और उन्होंने बोला है कि सोमनाथ टेम्पल बहुत हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें उसकी होती हैं और हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। अफगानिस्तान के बारे में मोदी जी ने क्या कमेंट किया। तो सोमनाथ क्या एक तरह से आप ट्रांसलेट करो, उसका नाम होता है कि लॉर्ड ऑफ मून। सोमा मतलब होता है फर्स्ट, ये एक तरह से एक ज्योतिर्लिंगा से 12 लिंगास जो है हमारे सिम्बॉलिक जो लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया में, उसमें 12 में से एक ये भी है। हाईली फेम्ड इसमें मतलब पिलग्रिम है, मतलब बहुत फेमस डेस्टिनेशन है। अगर आप देखोगे तो वीरावल पोर्ट करके है, या फिर उसे प्रभास पतन पोर्ट भी बोलते हैं, सौराष्ट्र रीजन गुजरात के अंदर। तो गुजरात के अंदर ये लोकेटेड है और एक ज्योतिर्लिंगा जो है उसमें से एक ये भी उसमें प्रेजेंट करता है। जो टेम्पल की पोजीशन इज़ क्वाइट यूनिक है। द टेम्पल जो पोजीशन है इन द सच ए वे नॉट ए सिंगल पीस ऑफ लैंड इज़ विजिबल फ्रॉम द सोमनाथ सी शोर अंटिल एंटार्क्टिका। तो ये कुछ इसकी हिस्ट्री और बताता हूँ आपको। तो एक AD 1026 में से मोहम्मद गजनी जो था, इसे फर्स्ट टाइम इसको लूटेड किया था उन्होंने टेम्पल को। देन उनके बाद अफजल खान का जो था उन्होंने, फिर कमांडर था अलाउद्दीन खिलजी का उसने, फिर लेटर औरंगजेब ने। तो लास्ट इसको औरंगजेब ने लूटा था, तो बहुत डिस्ट्रॉय कर दिया था, लूट टूट के इसको बिल्कुल तोड़ दिया था 17वीं सेंचुरी में, मतलब इसे बहुत ही ख़त्म सा कर दिया था। उसके बाद जो स्टार्ट हुआ था, जो सरदार वल्लभ भाई आपके पटेल है, उन्होंने इस पर दोबारा से रिनोवेट किया था, अच्छे से बनाया था और इन्होंने टेम्पल को दोबारा से रिनोवेट किया गया था। द फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंस्टॉल द, मतलब कि इसके अंदर ज्योतिर्लिंग उन्होंने इंस्टॉल किया था राजेंद्र प्रसाद ने, क्योंकि उसको भी उखाड़ के फेंक दिया था 11 मई 1951 में, जब देश हमारा आज़ाद हो गया था। तो कुछ ये चीज़ें हैं। ये तो मैंने आपको बताया हिस्ट्री के लिए कोई चीज़ है। अब मैं बताऊंगा कि टेम्पल कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमने नागरा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल और वर्षा स्टाइल देखा है। जो नागरा स्टाइल होता है तो ये कहाँ पे देखा है, जो मोस्ट पॉपुलर ये नॉर्थ इंडिया में इस स्टाइल के टेम्पल्स होते हैं नागरास स्टाइल के। द्रविडियन स्टाइल के जो साउथ के इंडिया के अंदर जो टेम्पल देखते हो कि आपको तमिलनाडु में, केरला में, तो वहाँ पे आपको देखने को ये इस टाइप के टेम्पल साउथ इंडिया में मिलते हैं। वर्षा स्टाइल क्या होता है, देखिए दोनों का मिक्सचर होता है, नागरा प्लस द्रविडियन दोनों का मिक्सचर जो टेम्पल होता है उन्हें क्या बोलते हैं, वर्षा स्टाइल बोलते हैं। मोस्टली कहाँ देखने को मिलते हैं, ये आपके कर्नाटका रीजन में मिलते हैं। और ये जो स्टार्ट किए थे अंडर पैटर्नेज ऑफ चालुक्य रूलर्स। जो चालुक्य रूलर्स थे उन्होंने इस टेम्पल को बनाया था। फॉलो द हाइब्रिड स्टाइल विच कंबाइन ऑफ नागरा एंड द द्रविड, दोनों स्टाइल से बनते हैं। तो मैं आपको एक टेम्पल की स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये टेम्पल होता है पूरा, आपने देखा होगा, जहाँ पे मूर्ति स्थापित होती है। जैसे आप एंटर करते हो, एक बहुत बड़ा आंगन पड़ता है बीच में, ठीक है ना, बहुत बड़ा, उसके अंदर बड़ा आंगन पड़ता है। फिर जाके आप यहाँ को बीच में डिवाइड होता है, यहाँ पे आप भगवान की मूर्ति रखी होती है। जहाँ पे मूर्ति रखी होती है उसे बोलते हैं गर्भगृह। उससे पहले वाला स्पेस जो होता है उसे बोलते हैं आपका मंडपा। और बिल्कुल बाहर वाला जो प्लेस होता है, जहाँ पे मंडपा के बिल्कुल बाहर वाला प्लेस, स्टेयर्स होती हैं, देखो यहाँ से स्टेयर्स बिल्कुल जहाँ पे पहला होता है उसको बोलते हैं अर्थ मंडपा, मतलब स्टार्टिंग वाला मंडपा। अब जो गर्भगृह है उसके ठीक ऊपर होता है आपका शिखर बना होता है। ये शिखर, जहाँ शिखर खत्म होता है वहाँ पे कुछ ऐसे कलश के थोड़ा नीचे, कलश और शिखर के बीच में उसे बोलते हैं अम्रलका। और सबसे ऊपर होता है आपका कलशा। आपको टेम्पल बनाने के टेम्पल का स्ट्रक्चर आएगा तो आप स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, शायद ज़्यादा नंबर आपको मिल सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया मंडपा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास बुक है नितिन सिंघानिया, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया कैसे कैसे टेम्पल बने थे, कैसे कैसे आगे बढ़े थे। तो नागरा, द्रविडियन, वर्षा स्टाइल में आपको डिफरेंस बताऊँगा। जो नॉर्दर्न रीजन में, ये साउदर्न रीजन में, और ये डेक्कन रीजन में, मतलब बिटवीन द विदर्भास एंड द कृष्णा रिवर के बीच में, विंध्यास और कृष्णा रिवर के बीच में। जैसे आप पढ़ोगे मालवा, विंध्या, सतपुरा, तो ये विंध्या से लेके और कृष्णा रिवर जो गोदावरी के नीचे कृष्णा रिवर, इसके बीच में कौन से होते थे, वर्षा टेम्पल होते थे। और ये बिल्कुल साउथ में चले जाओगे, बिल्कुल तमिलनाडु या केरला में, तो यहाँ पे द्रविडियन और नागरा नॉर्थ इंडिया में। अभी डेवलप जो रीजनली ईच रीजन में अलग अलग थोड़ी पर्टिकुलर क्वालिटीज़ होती थी। जैसे राजस्थान ने बना दिया, यूपी में बना दिया, तो ऐसे ऐसे रीजन वाइज कुछ कुछ इसमें पर्टिकुलर क्वालिटी होती थी, पर मोस्टली सेम स्ट्रक्चर के होते थे। ये डेवलप बाय डायनेस्टिकली, जो जैसे चालुक्य, मतलब कहीं पे पल्लवास थे, कहीं पे कोई डायनेस्टी, तो अपने हिसाब से बनाते थे, पर द्रविडियन स्टाइल वो बनता था।
ये मिक्सचर था और हाइब्रिड स्टाइल था, ये आपको याद रखना है। ग्राउंड क्या था, मोस्टली स्क्वायर शेप में होता था इनका, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है। स्क्वायर इनका भी मोस्टली स्क्वायर शेप में होता था, पर इन्होंने इंक्रीज़ किया कॉम्प्लेक्स, इंक्लूड द स्टार लाइक प्लान्स। इन्होंने ऐसे प्लान डेवलप करने स्टार्ट किए, स्टार लाइक टेम्पल इन्होंने बनाने स्टार्ट किए कि इन्होंने वर्षा जो प्लान बनाया था हाइब्रिड था, तो इसको हाइब्रिड किया। स्टार को पहले स्क्वायर था, स्क्वायर शेप में था, इसको स्टार की इन्होंने बना दिया, तो ये हाइब्रिड मॉडल टाइप इन्होंने डेवलप कर दिया। अभी इसमें क्या होते हैं, शिखरा होते थे, बिल्ड ऑफ द गर्भगृह, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया गर्भगृह के ऊपर बना होता था। इसमें क्या होता है, पिरामिडिकल टावर होता था पूरा एक तरीके से, विद द सेवरल स्टोरीज रिसाइडिंग इन द डायमेंशन। देखो आपने देखा होंगे साउथ के टेम्पल ऐसे पूरा टावर सा होता है, ऊपर तक जाता है, ऊपर तक जाता है। उस पर क्या लिखा होता है, स्टोरीज लिखी होती हैं, उस पर कोई मूर्तियाँ बनी होती हैं, स्टोरीज। तो इस टाइप के बड़े बड़े, और टावर को क्या बोलते थे, विमाना बोलते थे। मतलब शिखर को अगर शिखरा बोलते थे, आपका शिखरा बोलते थे नॉर्थ इंडिया में, उसी शिखरा को जो द्रविडियन स्टाइल में उसका विमाना बोलते थे, विमाना आपने। और उसमें बहुत सारी स्टोरीज भी लिखी होती थी। इनके जो पिरामिडल्स होते थे, मतलब उसको क्या बोलते, उनमें बोलते थे मिनिएचर विमाना। मतलब इतने बड़े नहीं होते, द्रविडियन में तो थोड़े छोटे होते थे, और इनके भी ऊंचे ऊंचे होते थे। मल्टीपल शिखरास होते थे, मतलब एक दो। इसमें क्या श्राइन जो होती थी, मतलब एक तरह से मेन टेम्पल टावर होता था, लोकेटेड एट द डिस्टिंक्ट सेपरेट स्मॉल श्राइन बिसाइड। आपने देखा होगा साउथ के टेम्पल देखे होंगे, एक तो बहुत बड़ी ऐसे बड़ी रहेगी, उसके साइड में छोटी छोटी बनी रहती थी। तो मेन वाली जो होती थी बड़ी होती थी, और साइड में मल्टीपल श्राइन्स उसके आप होती थी। इसमें भी मल्टीपल श्राइन उसके साइड में देखी गई है। स्क्वायर्ड हॉल थे, क्योंकि स्क्वायर्ड शेप में थे, स्क्वायर्ड हॉल थे, सबके स्क्वायर्ड के होते। जो सेक्टम गर्भगृह था, तीनों में गर्भगृह बनाया गया था, जिसमें मैंने आपको ऊपर बताया। गोपुपुरम आर द प्रेजेंट, ये लाइन याद रखना, गोपुपुरम प्रेजेंट, और इसमें सॉरी गोपुपुरम एब्सेंट और गोपुपुरम प्रेजेंट, गोपुपुरम में भी एब्सेंट और में भी प्रेजेंट, सब में देखा गया। वाटर टैंक हमारे नॉर्थ इंडिया में नहीं थे, पर आप वाटर टैंक जो प्रेजेंट थे वो टेम्पल में थे, साउथ वाले में थे, फिर वाटर ड्रोन फॉर सेक्रेट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था साउथ इंडिया में। वाटर टैंक में भी और मे नॉट भी प्रेजेंट। ऐसे याद रखो, नॉर्थ इंडिया में गंगा है, गंगा को एक सेक्रेट रिवर बोला जाता है, तो गंगा के आसपास टेम्पल होते थे। यहाँ पे साउथ में ऐसे कोई गंगा वंगा का प्रावधान नहीं था, तो यहाँ पे इन्होंने वाटर टैंक बना दिए थे। ऐसे याद रख सकते हो, ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। कंपाउंड जो था वो वॉल से एब्सेंट था, हमारे यहाँ कोई वॉल नहीं होती, पर साउथ इंडिया में क्या होता था, वॉल से प्रेजेंट रहता था। हाइब्रिड वाले मे बी और मे नॉट भी। तो ये कुछ है एग्जाम्पल है आपको दशावतार टेम्पल जो है देवघर में, आपका विश्वनाथ टेम्पल है जो खजुराहो में, लक्ष्मण टेम्पल आपका खजुराहो में, जगन्नाथ टेम्पल है पुरी में। तो जगन्नाथ पुरी जो नाम सुना है वो भी किसका है, द्रविडियन नागरा स्टाइल का है। शोर टेम्पल आपका महाबलीपुरम में, आपके बृहदीश्वर टेम्पल आपके तंजौरे में, मीनाक्षी टेम्पल आपका मदुरई में, बहुत बड़ा टेम्पल है मीनाक्षी टेम्पल जो आपका मदुरई में। इसमें कौन था, बदामी दुर्गा टेम्पल, ठीक है ना, आपका विरूपक्ष टेम्पल हो गया, केशव टेम्पल हो गया। तो ये सारे कुछ टेम्पल के इसमें उन्होंने एग्जाम्पल बताए। देखो ये गर्भगृह होता है, ये आपका शिखरा होता है, और वहाँ पे क्या बोलते हैं, साउथ में विमाना बोलते हैं, पर वहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे रहते हैं इन कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। अभी मंडल में आपको देखा गोपुपुरम बाहर के साइड होता है, और जो साउथ के थे वॉल से कनेक्टेड थे, उनके आसपास में वहाँ पर पानी का वाटर का प्रावधान भी था। तो ये आप कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा नोट कर सकते हैं। दूसरी न्यूज़ आती है, आप दोबारा से हम 3-4 बार पढ़ लिया हमने आपके इसके बारे में, प्लाम ऑयल के बारे में कई बार हमने पढ़ लिया कि कल्टीवेट रबरिंग इन द केरला, इंटरेस्टेड टू मेकिंग द स्विच टू। जो केरला में रबर की खेती होती थी, रबर के बारे में ही पढ़ा था हमने पूरी तरीके से। तो कहाँ पे उसे स्विच कर जाएंगे वो पाम ऑयल पैदा करने के लिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है। स्कीम का नाम मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम, इसकी स्कीम चलाई है। 11,000 करोड़ उस स्कीम को दिए गए हैं, ताकि हमें जो प्रोडक्शन है पाम ऑयल का बढ़ा पाएँ, डोमेस्टिक अपनी चीज़ों को एडिबल ऑयल को बना पाएँ। जो हमारे प्राइसेस अभी देखें कितने हाई चल रहे हैं, सरसों का तेल, इसका तेल, उनको हम डेवलप कर पाएँ, राइज कर पाएँ, डोमेस्टिक प्रोडक्शन हम बढ़ा पाएँ। अपना जो हमारा 11 लाख टन का टारगेट है 2025-26 तक, उसको अचीव कर पाएँ। तो ये कुछ हमारे टारगेट है। 16 लाख हेक्टेयर में हम कहीं ना कहीं ये सारा जो खेती है पाम ऑयल की, इसको कर पाए। फीचर क्या है कि स्पेशल हमें एम्फेसाइज रखना है स्कीम में कि फोकस करना है इंडिया के नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में, अंडमान निकोबार स्टेट में, ड्यू टू द कंडसिव वेदर, जो हमारे मतलब फेवरेबल कंडीशन है। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देखेंगे हमारी, या फिर अंडमान निकोबार देखेंगे फेवरेबल स्टेट है, तो यहाँ पे हमें फोकस ज़्यादा करना है। अंडर द स्कीम में और भी चीज़ क्या है कि जो पाम ऑयल फार्मर है उन्हें प्रोवाइड करना है फाइनेंशियल असिस्टेंट। आप उन्हें पैसे दोगे थोड़े स्टार्टिंग में, ठीक है ना, प्राइस और मतलब कि उन्हें
आपके वेबिलिटी फॉर्मूला बताओगे, तो ताकि वो अडॉप्ट कर पाए, इस चीज़ को स्टार्ट कर पाए। सिग्निफिकेंस क्या है कि रिडक्शन जो हमारे इम्पोर्ट डिपेंडेंसी में हमें इंपोर्ट करते हैं, सारा जितना भी हमारा ऑयल है उसको इंपोर्ट करते हैं, उसको हम उस पर थोड़ा हम रिडक्शन कर पाएँ इंपोर्ट करने पे। इंसेंटिव प्रोडक्शन मिलेंगे, जो पाम ऑयल रिड्यूस टू द डिपेंडेंसी हमारी इंपोर्ट पे कम हो जाएगी और हमारे फार्मर को हेल्प मिलेगी कि ह्यूज मार्केट उनको मिल पाएगा। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर, ये प्री की लाइन हो सकती है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन द वर्ल्ड, बिल्कुल ठीक है ना। ऑयल जो पाम ऑयल है उसमें 55% है, यानी कि हम जैसे 100 लीटर तेल मंगवाते हैं ऑन एग्जाम्पल, तो 55 लीटर पाम ऑयल होता है, 55 लीटर पाम ऑयल होता है। तो ये याद रख दो, 55% शेयर इसी का है, तो हम इसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो इंपोर्ट किया जाता है। राइज इन द ईल्ड, और भी जो बाकी के जो तेल है हमारे यहाँ, मतलब और भी चीज़ें हैं, और भी जो ऑयल निकलता है, एडिबल ऑयल से निकलता है, उसकी ईल्ड भी इंक्रीज़ करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ ईल्ड बहुत कम है इन कम्पेयर टू अदर कंट्री। जो पाम ऑयल बाइंग जहाँ से हम खरीदते हैं वो इंडोनेशिया, मलेशिया, और फिर आपके सोया ऑयल जहाँ से लेते हैं हम वो लेते हैं ब्राज़ील, अर्जेंटीना। सनफ्लावर ऑयल लेते हैं मेनली रशिया एंड यूक्रेन, तो ये यहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। इंडिया क्या है 94% जो पाम ऑयल है यूज़ करता है फूड प्रोडक्ट में, जो हम खाते पीते चीज़ें इनमें यूज़ करते हैं, स्पेशली कुकिंग पर्पज़ के लिए, और भी चीज़ों के लिए यूज़ होता है इसका, और भी अलग अलग चीज़ें इसके लिए यूज़ की जाती हैं। पाम ऑयल क्या है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना, पाम ऑयल करेंटली वर्ल्ड मोस्ट कंज्यूम वेजिटेबल ऑयल, सबसे ज़्यादा कंज्यूम पाम ऑयल का किया जाता है, तो इसका ही हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है। और भी चीज़ों में, डिटर्जेंट में, प्लास्टिक कॉस्मेटिक्स में, बायोफ्यूल के फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। टॉप कंज्यूमर कौन है, सबसे पहले इंडिया, चाइना और यूरोपियन इसके टॉप कंज्यूमर इसके हैं। एडिबल ऑयल इकनॉमी हमारी बन सकती है अगर 2 मेजर फीचर्स हैं इस चीज़ के, अगर हमने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया, स्टार्ट अच्छे से स्कीम को वर्क किया। देखो स्कीम ये लॉन्च हुई थी 2014 पहले से चलती आ रही है, इसे मर्ज कर दिया गया था बाद में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर इसको मर्ज कर दिया गया था, तो ये सारी कुछ चीज़ें इसके अंदर हैं। अगर हम अच्छे से टारगेट कर पाते हैं तो कितने हमारे फ़ायदे होंगे। जो ऑयल डिपेंडेंसी है, इतना हम बाहर से डोमिनेटेड, मतलब इतने से बाहर से खरीदते हैं, इम्पैक्ट पड़ता है हमारे स्टेटस पे बहुत सारी चीज़ों को। तो हमारी, अगर हम इंडिया में ही इसे चालू करेंगे तो हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं अच्छी हो पाएंगी, किसानों को पैसा मिल पाएगा, तो हम उसको इनकरेज करने के लिए काम कर रहे हैं। जो येलो रिवॉल्यूशन है, येलो रिवॉल्यूशन किस चीज़ का रिवॉल्यूशन है, ये एडिबल ऑयल्स को हमें क्या करना है, हमें डोमेस्टिक जो डिमांड है उसको मीट करना है। तो येलो रिवॉल्यूशन, जैसे वाइट रिवॉल्यूशन आपका कुर्लिन वर्गिस ने स्टार्ट किया था, फादर ऑफ मिल्क बोला जाता है, तो ऐसे एक येलो रिवॉल्यूशन है। हमें जो आपके एडिबल ऑयल है इनकी जो हमारी डिमांड है डोमेस्टिक, उसको फुलफ़िल करना है। जो गवर्नमेंट ने लॉन्च भी किया है, खरीफ स्ट्रेटेजी 2021 को भी लॉन्च किया है ऑयल सीड को बढ़ाने के लिए। देखा ना ऑयल सीड के दाम कितने ऊपर चले गए। ब्रिंग करना है कि 6 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड ऑयल सीड में लानी है, इतने ये मत याद रखना। ऑयल जो कॉमनली यूज़ होता है इंडिया में कौन कौन सा, ग्राउंड नट का हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, आपका रेपसीड ऑयल हो गया, सिसमी ऑयल हो गया, सेट फ्लावर लाइन, तो कुछ ऑयल हमारे यहाँ पर यूज़ होते हैं। सोयाबीन और सनफ्लावर जो है ऑल्सो कंज्यूम इंपॉर्टेंट इन द रिसेंट ईयर, होने लगा है, वो दिल के हाथ बहुत रखने लगे ना, दिल की बीमारी ना हो जाए। कोकोनट ऑयल जो मोस्टली प्लांटेशन क्रॉप से होता है कि कोकोनट लगाएंगे उससे हमें निकाला जाता है। तो यही है, सेल्फ सफिशिएंट हमें बनाना है अपनी कंट्री को। 5 साल में हमें इतने करोड़ जो मिशन है इसमें दिए जाएंगे, और जो इंक्रीज़ करना है नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया और अपने अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं वो कल्टीवेट इसी को कर पाए, क्योंकि इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट वेजिटेबल ऑयल इकनॉमी, ठीक है, आफ्टर US, चाइना और ब्राज़ील। मतलब हमारी जो वेजिटेबल ऑयल है एक तरह से देखो तो वो हमारे चौथे नंबर की इकनॉमी में आते हैं, और फर्स्ट नंबर US, चाइना, ब्राज़ील, और सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी हम ही करते हैं। इंडिया इंपोर्ट जो पाम ऑयल है वो इंडोनेशिया, मलेशिया से मंगाता है, सोया यहाँ से बताई दी अर्जेंटीना, ब्राज़ील, और सनफ्लावर रशिया, यूक्रेन से मंगाते हैं। इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट क्या है कि इससे हमें क्या होगा, रिप्लेस कर जाएंगे नेशनल जो हमारा मिशन है ऑयल सीड वाला या ऑयल पाम लॉन्च जो है 2014 में, उसको फुलफ़िल कर पाएंगे। जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, मतलब जो मंगाते हैं वो कहीं ना कहीं 45% से लेके 60% तक कम हो जाएगी 2024-25 तक, वो हम कहीं ना कहीं कम कर पाएंगे। ये हो गई। दूसरी न्यूज़ आती है, ग्रेट हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसे वाटर प्लस सर्टिफिकेट दिया गया, फर्स्ट इन द स्टेट गेट स्वच्छ भारत सर्टिफिकेट। तो एक तरह से वाटर प्लस का सर्टिफिकेट पहली जो हैदराबाद, ग्रेट हैदराबाद सिटी है उसको दिया गया। अब कुछ और सर्टिफिकेशन दिए गए जैसे ODF प्लस, ODF प्लस प्लस, वाटर प्लस, ये GH ग्रेट हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ऑलरेडी अचीव, उसने ODF प्लस प्लस को अचीव कर लिया, उसको पहले से दिया गया था, दोबारा से उसको किसका दिया गया, वाटर प्लस। कौन सी मिनिस्ट्री दिया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन
ने दिया है। अब ये तो हो गया स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, जिसे चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन। एक होता है स्वच्छ भारत मिशन रूरल, जिसको कौन चलाता है आप कमेंट में बताना, आपको पता ही होगा। ये अर्बन चलाता है तो वो कौन चलाता होगा। तो बहुत सारी चीज़ों को चेक किया जाता है, इंडिकेटर्स होते हैं, आपकी सीवेज क्वाल कहाँ ढंग से प्रॉपर हो रहा है, सेफ आपका क्लीन प्रैक्टिस हो रही है, मैकेनिज्म इक्विपमेंट सपोर्ट है, ट्रीटमेंट कैपेसिटी कैसी है, आपकी ड्रेनेज सिस्टम में मेंटेनेंस है क्या नहीं, कॉस्ट रिकवरी कैसी है, ग्रीवेंस मतलब की शिकायत आती कैसे सॉल्व करते हो। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान इसमें रखा जाता है। तो आज हम स्वच्छ भारत सर्टिफिकेट तो पढ़ेंगे, स्वच्छ भारत मिशन दोनों पढ़ेंगे, कैसे कैसे वर्क किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.1 वर्जन लॉन्च किया गया है। ये यूनियन बजट 2021 से इसको पैसे भी दिए गए हैं, 1,41,000 इसको रुपए भी दिए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है। कंपोनेंट इसके कुछ हैं, आगे बताऊंगा। इसमें कुछ न्यू कंपोनेंट ऐड किए गए, जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करना है, जो वेस्ट वाटर करना है उसको ट्रीटमेंट कैसे करना है। इंक्लूड फिकल, जो आपके मल निकलता है, जब आप वेस्टेज जो होता है आपके टॉयलेट्स का, उसको कैसे आप मैनेजमेंट करोगे। अर्बन लोकल बॉडी कैसे काम करेंगी जहाँ पे लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन है, ये सब सारी बात। सस्टेनेबल सैनिटेशन करना है कि सैनिटेशन जो होना चाहिए वो सस्टेनेबल वे में होना चाहिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन जो है हमारी वो अच्छी कैसे हो। कैपेसिटी बिल्डिंग हमें क्या अप्रोच रखनी है। कुछ अचीवमेंट है, जैसे अचीवमेंट ODF प्लस सर्टिफिकेशन सेटूटरी टाउन में, ODF प्लस प्लस सर्टिफिकेशन ऑल सेटूटरी टाउन विद लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन। तो ये कुछ हमें इसमें रखे गए हैं जो आपको सर्टिफिकेट दी जाएंगे अगर ये अचीव करते हो। वाटर सर्टिफिकेट दी जाएंगे, स्टेटेड टाउन को दिए जाएंगे, लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन जो है उनको भी दिए जाएंगे। रेंटिंग 3 स्टार जो गार्बेज फ्री सेटरेटेड टाउन्स हैं वो आपको दिए जाएंगे। और ये सब कौन देगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन देगी, क्योंकि अर्बन का ये है। फिर बायो रेमिडिएशन चीज़ें डंपिंग साइट देखी जाएंगी, जो बायो रेमिडिएशन मतलब वो जैविक तरीके से हम रेमिडिएट करेंगे चीज़ों को, जो गार्बेज होता है उसको ख़त्म करेंगे। तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ ODF प्लस और ODF प्लस प्लस में। ODF जो पर्टिकुलरली क्या है कि नॉट ए सिंगल पर्सन फाउंड डिफेक्टिंग इन ए ओपन, मतलब इसमें क्या बोला है कि अगर जो बाहर कहीं भी खुले में कोई भी आदमी शौच करता नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको कहीं भी सिंगल पर्सन, नॉट ए सिंगल पर्सन फाउंड, ठीक है ना। नो ट्रेस मतलब कोई बाहर भी विजिबल इन द सिटी और एनी टाइम ऑफ ए डे, मतलब कि पूरे दिन में कोई भी आदमी खुले में शौच करता नहीं मिलना चाहिए। ऑल द जो एक्सेस टू द टॉयलेट, सबके जो जितनी प्रॉपर्टियाँ सिटीज़ में हो, इधर आउन टॉयलेट हो या घर का फंक्शनल टॉयलेट हो, कम्युनिटी टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट हो, वो प्रॉपर तरीके से सब जगह उपलब्ध हो। फ्लोटिंग पॉपुलेशन इन द सिटीज़ हैव एक्सेस टू सफिशिएंट एंड फंक्शनल पब्लिक टॉयलेट, कि सफिशिएंट और जो फंक्शनल है वो अच्छे से कर पाएँ। तो कुछ ये है कि मतलब खुले में नहीं मिलना चाहिए कोई आदमी पूरे दिन में, और सारे जो टॉयलेट सब जगह हों और फंक्शनल हो। ऑल द टॉयलेट आर कनेक्टेड टू द डिस्पोजल सिस्टम, जो डिस्पोजल में टॉयलेट होता है तो कहीं वेस्टेज जाता है ना, उससे कनेक्टेड हो। तो ऊपर में क्या दिया है, खुले में कहीं शौच ना मिले ODF में, सारे फंक्शनल टॉयलेट हों सिटीज़ में सब जगह, और उसके बाद क्या हो, सब जगह प्रॉपर्टी से अटैच हो, और मोस्टली जो सारे ऑलमोस्ट जितने टॉयलेट हैं सारे वो डिस्पोजल फंक्शन से कनेक्ट हो। ये दिया गया है ODF में, ठीक है। ODF प्लस में क्या है, नॉट ए सिंगल फाउंड इन ए डे, मतलब वही ओपन में नहीं मिलना चाहिए। नो ट्रेस ऑफ आफ्को फेसिस इज विजिबल इन द सिटी, मतलब दोनों का ये सेम है, ठीक है। पर इसमें क्या है, इसमें क्या है कि ऑल द प्रॉपर्टी बोला था, इन्होंने इसमें टाइम मार्क फिक्स कर दिया। एटलीस्ट 80% रेसिडेंट प्रॉपर्टी इन द सिटी हैव एक्सेस, मतलब टॉयलेट चलता हुआ टॉयलेट हो, उसके मतलब आउन टॉयलेट हो, खुद का टॉयलेट हो। रिमेनिंग प्रॉपर्टी फ्लोटिंग इन द पॉपुलेशन इन द सिटी हैव फंक्शनल कम्युनिटी एंड द पब्लिक टॉयलेट, यानी कि 20%। इन्होंने यहाँ पे कंडीशन मार्क कर दी, यहाँ पे एक तरह से रफली आइडिया दे दिया, यहाँ पे कंडीशन लगा दिया। 80% रेसिडेंट जो रेसिडेंट्स हैं सिटीज़ में उनके पास टॉयलेट हों, ऐसे हों चलते हुए टॉयलेट हों, और बाकी के पास जो बचे हुए 20% वो कम्युनिटी या पब्लिक टॉयलेट उनसे कनेक्टेड हों। ऑल द टॉयलेट आर कनेक्टेड टू द डिस्पोजल सिस्टम, ठीक है, वो पहले में भी था। इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करी, रेगुलर सेफ कलेक्शन, आपकी कन्वेंस ट्रीटमेंट, ऑल द फीकल मैटर, जितने फीकल मैटर गंद मल मूत्र इकट्ठा होता है उसका रेगुलर कलेक्शन, मतलब ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं वो। ट्रीटमेंट प्लांट है, STP प्लांट आपने डेवलप किया उससे कनेक्टेड है, तो उसमें ट्रीटमेंट का भी ध्यान रखा गया है ODF प्लस के अंदर। यहाँ पे इन्होंने 80 to 20 की मार्कशीट दे दी है, और ये दोनों सेम है, कहीं पे सिंगल डे में मिलना नहीं चाहिए। अब ODF प्लस प्लस क्या है, इसमें क्या है, नॉट ए सिंगल पर्सन फाउंड डिफेक्शन ओपन, नॉट ए ट्रेस ऑफ फिजिकल विलिजिटी, मतलब तीनों ये सेम है। पर इसमें क्या है कि 95% इन्होंने मार्क कर दिया प्रॉपर्टी इन द सिटी हैव आउन टॉयलेट, और रिमेनिंग 5% के पास इनके पास फंक्शनल या फिर कम्युनिटी या फिर पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए, ठीक है। ऑल द टॉयलेट हैव कनेक्टेड टू डिस्पोजल, रेगुलर सेफ कलेक्शन हो इन सब चीज़ का फीकल मैटर, और इन्होंने फीकल मैटर के साथ साथ यहाँ पे वेस्ट वाटर इंक्लूड
सेप्टिक टैंक इन्फ्लुएंट ग्रे वाटर, ये भी इन्होंने ऐड कर दिया है। वेस्ट वाटर का भी ऐड कर दिया है, सेप्टिक टैंक का भी या ग्रे वाटर का। ये गंद वाला वाटर जो होता है, इसमें आप डिटर्जेंट कपड़े वपड़े धुलते हो तो ग्रे वाटर को भी इन्होंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे जो प्लस में है वहाँ पे वेस्ट वाटर को भी इन्होंने ऐड किया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब स्वच्छ भारत अभियान आया था, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे, स्प्रेड किया गया था अवेयरनेस, क्लीनिंगनेस लाई गई थी, मोदी जी ने खुद जगह जगह पे झाड़ू लगाई थी। बेसिक चीज़ें बताई थी, सैनिटेशन कैसे करना है, टॉयलेट को और सॉलिड और लिक्विड जो वेस्ट डिस्पोजल है सिस्टम उसको अलग अलग रखना है, गीला कूड़ा और ये सूखा कूड़ा। विलेज में क्लीननेस प्रोग्राम चले, सेफ एडुकेट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोग्राम चलाए गए। तो ये कुछ काम किया गया। स्वच्छ भारत अभियान जो एक्शन प्लान था उसमें मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन था, जो स्वच्छ भारत अभियान था ले डाउन बाय इन्होंने। और उन्होंने फिर इसके बाद ट्रिपल फैसिलिटी सैनिटेशन देना बाय 2019 से, वो ट्रिपल लेयर क्या ODF ODF++ इन सारों को चलाया गया। इम्प्रूव किया गया ग्रोथ ऑफ परसेंटेज टॉयलेट जा पाए 3 से 10% बाय 2019। उसके बाद 14 से 48 हज़ार डेली, मतलब एक तरह से कंस्ट्रक्शन किए गए डेली, 48,000 बनाए गए। लॉन्च किया गया नेशनल स्टेट लेवल पे, आपको पता ही है मोबाइल के थ्रू सब बहुत सारी जानकारी लोगों को दी गई कि ताकि वाटर सैनिटेशन और हाइजीनिक बनाया जा सके, उसकी अवेयरनेस चले। अभी 2 चालू है, इसका ऑब्जेक्टिव मैंने ऊपर बताया आपको। अभी 1 में क्या था, एक था इसमें स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन के अंदर था। इसमें गिफ्ट सैनिटेशन देना था, हाउस होल्ड टोटल मतलब कि टॉयलेट प्रोवाइड करने थे इतने सारे सेक्रेटरी टाउन में। कंबाइंड पॉपुलेशन 337 मिलियन को, एस्टीमेट इतने लाख का था और इतने करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ये सारी चीज़ की गई थी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका पर्पस क्या था कि स्टैब्लिश करना था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी इन एवरी टाउन। इसके अंदर ये था 6 कंपोनेंट थे, इंडिविजुअल हाउस में टॉयलेट हो, कम्युनिटी टॉयलेट हो, पब्लिक टॉयलेट हो, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन हो, पब्लिक अवेयरनेस हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, अर्बन क्लीननेस इंडिया में मिशन जो है, रिडिगेट किया जाए, ओपन डिफेक्शन को खुले में जाने से रोका जाए, कन्वर्ट किया जाए इन सेंट्री टॉयलेट को, मतलब कि फ्लश टू फ्लश टॉयलेट, मतलब कि क्या गंदगी है वो फ्लश किया नहीं तो फ्लश टॉयलेट में कन्वर्ट किया जाए। एरिडिकेट किया जाए, मैनुअल स्कैवेंजिंग है, मतलब वो जो हमारे मलमूत्र साफ़ करते हैं वो गड्ढे में उतर जाते हैं, उसको कम किया जाए। फैसिलिटेट किया जाए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया, बिहेवियरल चेंज पे ध्यान दिया गया। हमें पूरा नहीं पढ़ना होता, हमें उसमें से कुछ पॉइंट पिकअप करने हो, जैसे ओपन डिफेक्शन फ्री करना है, बिहेवियरल चेंज लाना है, सोसाइटी के अंदर चेंज आएगा, और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है उसको भी साथ काम करके ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि ताकि ये सब खत्म हो पाए। स्वच्छ भारत मिशन रूरल भी था, इसके अंदर एम क्या था, विलेज पंचायत ओपन डिफेक्शन फ्री बनानी है 2 अक्टूबर 2019 तक, रिमूव करना है जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, क्रिटिकल इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करना है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इसमें अपनाया गया कि दोनों की तरह उसमें बनाएगी टॉयलेट। स्कूल जो हमारे स्कूल्स हैं, बेसिक सैनिटेशन एमिटीज़ होनी चाहिए उस स्कूल्स के अंदर, जो विलेज में स्कूल्स हैं, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर उसके अंदर अनहाइजीनिक कंडीशन है उनको सॉल्व करना है। फिर ये आंगनबाड़ी जो टॉयलेट्स हैं उनको फंक्शनल करना है। सॉलिड लिक्विड वेस्ट जो पंचायती हैं उन्हें क्लीन इंडिया मिशन के अंदर जोड़ना है। फिर रैंकिंग दी जाती थी सिटीज़ की, किस रैंकिंग में कितना काम किया। स्वच्छ भारत स्वच्छ सिटी क्या है, उसकी स्वच्छ भारत के 2000 जो लॉन्च हो तब से उनकी रैंकिंग दी जाती थी। इंदौर की जो मध्य प्रदेश सिटी है, द क्लीनेस्ट सिटी, ठीक है, आपको पता ही है। फिर गोंडा उत्तर प्रदेश की बिल्कुल सबसे नीचे है, वो है। फिर आउट ऑफ 10 क्लीन सिटी 2 आर फॉर मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। फिर यहाँ से ही है, ये हमारे लिए नहीं पढ़ना है, इंदौर का नाम याद रखना है। जो सबसे जो डर्टीएस्ट सिटी है उत्तर प्रदेश की 5 हैं, बिहार की 2 हैं, पंजाब और महाराष्ट्र की 1 है। 118 500 सिटीज़ का दिया गया ODF डिफेक्शन। ये डाटा याद मत रखो, बहुत पुराना हो गया, अभी नया डाटा आएगा, ये याद रखना है। गुजरात को मैक्सिमम 12 सिटीज़ है उसकी, जो टॉप 50 क्लिनेट्स में अंदर में आती हैं। फिर मध्य प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश की 11 है, 8 है, मध्य प्रदेश की कितनी है, 11 है, ये आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू द सर्वे अमंग द टॉप 50 हम देखें तो गुजरात की मैक्सिमम है, मध्य प्रदेश की उसके बाद, आंध्र प्रदेश तेलंगाना उसके बाद। तो आप देखो साउथ की या फिर इधर की है, नॉर्थ की तो है ही नहीं है कौन सी, जो बीमारू स्टेट है, बीमारू, यानी कि बिहार, आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, इन्हें बोला जाता है बीमारू। इसमें तो कोई स्टेट आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है। मध्य प्रदेश की दिख रही हैं, 11 दिख रही हैं, इन्हें छोड़ के एक्सेप्शनल मध्य प्रदेश, तो राजस्थान, यूपी, बिहार की कोई भी स्टेट इसके अंदर नहीं है जो मोस्टली मिले। दूसरा आता है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि एलोपीमेंट मोस्ट आपका प्रोस्टिक्यूटेड अंडर द चाइल्ड मैरिज लॉ, एक स्टडी की गई है। इसमें पाया गया है कि जो चाइल्ड मैरिज होती है वो आपकी एलोपीमेंट से सबसे ज़्यादा होती है, मतलब कि लड़की भाग जाती है घर छोड़ के, तो इलॉपी बोला जाता है उसको, भाग के शादी करना, तो इलॉपी बोला जाता है। उसको सबसे ज़्यादा शादी होती है चाइल्ड मैरिज की, यानी कि 18 साल की लड़की है
जिससे कम उसके इतना मतलब चीज़ें नहीं पता होती हैं और वो भाग के शादी कर लेती है किसी से, तो वो सबसे ज़्यादा कंडीशन है। अगर फोर्सिबल अगर शादी आप देखो तो वो 4% ही है, और जो आपकी अरेंज मैरिज होती है, चाइल्ड मैरिज, वो 25% है, और इलॉपीमेंट जो भाग के शादियाँ करती हैं लड़कियाँ, वो 54% है। तो ये आप देखोगे ये कंडीशन इंडिया में है। ये कैसे स्टडी किया गया, ये लीगल प्रोसीजिंग की जो केस आते हैं, कोर्ट के सामने केस आते हैं चाइल्ड मैरिज के, उनको स्टडी किया गया। और कितने किया, पार्टनर ऑफ लॉ डेवलपमेंट PLD ने लॉ किया, दिल्ली बेस एक लीगल सोर्स ग्रुप है, इसने बहुत सारे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो वर्डिक्ट हैं उनको मतलब रिकॉर्ड किया, उन्होंने चेक किया, पाया कि जो मोस्टली जो है लड़कियां भाग के शादियां करती हैं वो 65% है। 65% जो मैंने आपको बताया कि वो भाग जाती हैं बाल व्यवस्था में, 18 साल से कम की एज में वो भाग जाती हैं, जो हमारे लीगल एज है 18 साल, तो उससे पहले वो भाग के शादियां कर लेती हैं। वो कैसे पता लगा, क्योंकि जो 30% जो केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं वो कहीं ना कहीं उनके माँ बापों ने करवाए हैं, किडनैपिंग के, इन सब चीज़ के, हमारी लड़की को भगा के ले गए, फिर उनके ऊपर पॉस्को लगती है, IPC की कुछ धारा है वो लगती हैं, तो उनके केसेस जो रजिस्टर्ड माँ बापों ने खुद कराए हैं। उसके बाद जो केसेस फोर्सफुली हुए हैं वो मात्र 7% के आसपास है, जो NGO और थर्ड पार्टी ने रजिस्टर्ड कराई, ये फोर्सफुली शादी कराई जाती है। उसके बाद और भी चीज़ हैं कि अरेंज मैरिज भी होती है, कभी कभी अरेंज दोनों मानते हैं, वो 3% शादियाँ होती हैं जो अरेंज कराई जाती हैं, तो मोस्टली जो होती हैं वो भाग के शादी होती है, वो छोटी अवस्था में घर छोड़ के भाग जाती है। तो इसमें यही बताया गया, स्टडी में यही पाया गया कि जो आपका इलॉपीमेंट है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब कि भाग के शादी करना वो सबसे ज़्यादा है इंडिया के अंदर। और इसमें कुछ पनिशमेंट बताया, अगर आप ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं पनिशमेंट बहुत स्टिक है इसके अंदर। अगर आप देखो 10 साल तक से लेकर उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, कन्विक्टेड आप रेप पे आप कन्वर्ट हो सकते हैं, आपको जेल हो सकती है। पॉस्को एक्ट के अंदर ये प्रावधान है। पॉस्को एक्ट क्या बोलता है, अगर आपकी 18 साल से उम्र कम है, चाहे आपने अपनी मर्जी से या उसकी मर्जी कुछ भी किया हो, तो वो रेप के रूप में देखा जाएगा, तो उसमें ये चीज़ है। फिर PCMA एक्ट है, PCMA क्या है हमारे पास, PCMA ये है आपका प्रोहिबिशन चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है। PCMA लॉ क्या बोलता है, अगर आप करते हैं तो आपको मिनिमम मैक्सिमम सज़ा हो सकती है, 2 साल तक की सज़ा हो सकती है अगर आप ऐसा करते हैं, मतलब कि 18 साल से कम लड़की से शादी करते हैं। तो ये कुछ हमारे कंडीशंस हैं। फिर 6500 लड़की हुआ टेकिंग द डिम टू बी द किडनैप हो जाती हैं। वो किडनैप का ही तो इलॉपीमेंट में क्या होता है, वो भाग जाना, या तो फिर वो सर्च करते हैं नहीं मिलते तो किडनैप का ही केस दर्ज होता है ना, क्योंकि आप भगा के ले गए तो कुछ भी हो तो किडनैपिंग के पर्पज़ पे इसमें चीज़ें की जाती हैं। तो हम स्टेटस देखेंगे चाइल्ड मैरिज का स्टेटस इंडिया के अंदर क्या है। अकॉर्डिंग टू द एक डाटा देखोगे जो दिसंबर 2020 में पब्लिश हुआ था, उसे चाइल्ड लाइन इंडिया ने पब्लिश किया था। पेंडेमिक टाइम में क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली जो लॉकडाउन लगा, इससे क्या है, चाइल्ड मैरिज रूरल एरिया में वो कहीं ना कहीं बढ़ी है, स्पेशली इन द मध्य प्रदेश, तो कहीं ना कहीं वो बढ़ी हैं चाइल्ड मैरिज को क्या डिफाइन करता है कि डिफाइन एज द मैरिज ए गर्ल और बॉय, ठीक है, 18 साल से कम की उसकी अवस्था में शादी हो, रेफर टू बोथ और फॉर्मल मैरिज उनकी कर दिया, इनफॉर्मल तरीके से करें, कैसे भी लड़की की एज 18 साल से कम है तो कहीं ना कहीं वो क्या माना जाता है, एक तरीके से चाइल्ड मैरिज में माना जाता है। अंडर द नेशनल चाइल्ड फंड जो है आपका यूनिसेफ क्या बोलता है, एस्टिमेट लगाता है ईच ईयर 1.5 मिलियन गर्ल्स अंडर एज इंडिया में शादी होती है, यानी कि आप देखो कि 15 लाख के आसपास कहीं ना कहीं इंडिया में शादी होती है, वो कहीं ना कहीं जो अंडर 18 के साल की गर्ल्स हैं उनकी शादी की है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड ब्राइड इन द वर्ल्ड वो इंडिया में देखी जाती है, अकाउंटिंग 3rd ऑफ द ग्लोबल टोटल। अगर आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में देखोगे 3रा नंबर, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया में होती हैं। अगर आप अकाउंटिंग करोगे तो आप ये मांगोगे तीसरी गर्ल की शादी कहीं ना कहीं इंडिया में ही होती है जो की जाती है। फिर आपकी स्टडी देखोगे लेंसेंट शो की 2.5 मिलियन मोर गर्ल बिलो द एज, और पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। और जो अब और रिक्स बढ़ गया है, और रिक्स क्यों बढ़ गया है, क्योंकि जो कोविड आया ना, कोविड से बच्चियाँ जो पढ़ने जाती थी स्कूल में, उनकी स्कूल छूट गए, वो घरों में काम करने लगी हैं। काम करने की वजह से उनके माँ बाप ने सोचा चलो अब तो काम चूल्हा चौका करने लगी, अब इसकी शादी कर दो, तो उसकी वजह से और चीज़ बढ़ गई है, इंक्रीज़ हो गया है चाइल्ड मैरिज इंडिया के अंदर लॉकडाउन की वजह से। क्योंकि लैक ऑफ मशीनरी मैकेनिज्म है, कैसे चेक करें, वेडिंग हॉल नहीं करना, पेंडेमिक टाइम में आराम से शादी कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कुछ करने की, चुपचाप 4 आदमी आएंगे ले जाएंगे। पेंडेमिक ने इंड्यूस किया है प्रेशर, इकोनॉमिकल प्रेशर तो बढ़ा ही था, तो लड़की की शादी कर देते हैं पुअर फैमिली वाले कि ठीक है शादी कर दो, इसको कहाँ से खिलाएंगे, अपने घर जाके खाएगी, क्योंकि स्कूल नहीं है, सेफ्टी नहीं है चिल्ड्रन की, पर्टिकुलर गर्ल्स की, तो इसकी वजह से वायलेंस बढ़ गए हैं सोसाइटी के अंदर, शादी भी उनकी जल्दी जल्दी करने लगे हैं। जो जनरल कॉज है, ये तो हो गए पेंडेमिक के कॉज। जनरल कॉज क्या है, एज फैक्टर। सम पेरेंट कंसिडर करते हैं एज 15 से 18 होती है अनप्रोडक्टिविटी, तभी शादी कर देनी चाहिए, कुछ ऐसे सोच रखते हैं। फर्दर राइट टू एजुकेशन, मेक द एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी अप टू एज ऑफ
14 कि हाँ 14 साल तक पढ़ाई की फ्री एज है, सरकार भी बोलती है। फिर उसके बाद 15 से 18 साल की एज है, वो शादी करने की एज है। फिर इनसिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर स्टिल नॉट एबल टू, मतलब लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत नहीं है ताकि वो पकड़ पाएँ, अभी भी शादी होती हैं। कुछ और भी रीज़न है, पॉवर्टी हो सकता है, पॉलिटिकल फाइनेंस रीज़न हो सकता है, लैक ऑफ एजुकेशन है, और पैट्रियार्की मतलब जेंडर इनइक्वलिटी है। मतलब जेंडर इनइक्वलिटी आप पढ़ोगे ये 5 SDG 5 में जेंडर इक्वलिटी मेंशन की गई है। पैट्रियार्की मतलब वो पेरेंट्स वाली, मतलब आदमी की चलती है घर में कि उसने बोला कि शादी कर देंगे बच्चे की, और वो कर दी जाती है। इम्पैक्ट क्या होते हैं? डिले इन द डेमोग्राफिक डिविडेंट। ये डेमोग्राफिक डिविडेंट होते हैं, कहीं ना कहीं वो डिले होते हैं। जो फर्टिलिटी होती है, फिर उससे और भी चीज़ें, सेक्स रेशियो, फिर वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है, महिला की मतलब डेथ हो जाती है एट द टाइम ऑफ जो बच्चे को जन्म देती है। वो क्यों होता है कि एक उसकी ऐसी अवस्था में जिसकी बॉडी रिप्रोड्यूस हो रही थी, मतलब बन रही थी, तभी आपने उसकी शादी कर दी और फिर उसने मतलब प्रेगनेंसी हो गई, तो उसके दोनों के अंदर कमजोरी आ गई, बच्चे के अंदर भी और किसके अंदर, माँ के अंदर भी। उससे क्या होता है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट तो बढ़ता ही है, उसके बाद वो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, उसके बाद चाइल्ड रेशियो, ये भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। तो पूरे डेमोग्राफिक डिविडेंट में फ़र्क पड़ता है। बैड फॉर द फैमिली, क्यों बैड होता है कि आप खुद देखो ना, एक तो आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैरिज करने के, आपके अभी रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए, तो पूरी फैमिली पर सर जाएगा, आपके बच्चे पे जाएगा, सब चीज़ पे जाएगा। फिर उसके बाद ऑन द चाइल्ड ब्राइड नेगेटिव इन्फ्लुएंस जाता है, चिल्ड्रन इज राइट टू एजुकेशन, हेल्थ प्रोटेक्शन, इसमें असर पड़ता है। और इसमें क्या, शी हैव मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस द डोमेस्टिक वायलेंस, झेलना पड़ता है। इन्फेक्टेड टू HIV एड्स, बहुत सारी चीज़ों में देखा गया जहाँ पे जल्दी शादी हो जाती है, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, उस पर असर पड़ता है, जो मैंने आपको बताया। फिर गवर्नमेंट इसको रोकने के लिए कुछ आपको इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज आपके रिस्ट्रेंट एक्ट लेकर आई 1929 में, अंग्रेजों के टाइम में, स्पेशल मैरिज एक्ट लेकर आई 1954, प्रोहिबिशन चाइल्ड मैरिज एक्ट लेकर आई 2006, जो मैंने आपको बताया 18 से 18 फिक्स की गई उसमें गर्ल्स की, और 21 फिक्स की गई उसमें मैन की एज फिक्स की गई। प्रोहिबिट किया गया चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 को इनेक्ट किया गया, एड्रेस फिक्स किया गया शॉर्ट कम मैरिज को, इसको रोका जाए। यूनियन मिनिस्ट्री जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसने सेटअप की कमेटी टू एग्जामाइन करने के लिए कि कहाँ पे एज ऑफ मदरहुड, मतलब इन सब लो एज में शादी देखी गई है, क्योंकि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इम्प्रूव करना था। तो एक कमेटी बनाएगी जिसका नाम था जयललिता, कि जयललिता मतलब हेडेड उन्होंने किया था इन्होंने। और कमेटी पर्पस क्या था कि यूनियन बजट 2020-21 था, उसको अच्छा कर पाए कि जो मेटर्निटी रेट है इन सबको चेक कर पाए, प्रिवेंशन कर पाएँ, चाइल्ड को रोक पाएँ, और SDG 5 देखो आ गया ना, डील विद द जेंडर इक्वलिटी, एम्पावर कर पाएँ और वुमेन और गर्ल्स को हम कहीं ना कहीं आगे निकल पाएँ। अब आता है बीजू सत्या कल्याण योजना। ये कुछ नहीं है, ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक अलग से, जैसे आपकी आयुष्मान भारत ऐसी स्कीम निकाली है, हर फैमिली को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है ना, हर फैमिली को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे साल भर में। अगर वो हेल्थ से पर्पस कोई इशू है और उसे कुछ कराना है तो 5 लाख रुपए का एक तरह से जैसे आयुष्मान में दिए जाते हैं। पर स्पेशल चीज़ क्या है, वुमेन को इन्होंने 10 लाख रुपए दिए हैं, अगर वुमेन बीमार होती है उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे साल भर में, तो ये चीज़ इसके अंदर है। GSI जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ लिस्ट बनाई है कि जियो टूरिज्म साइट बढ़ाने के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या कि वहाँ पे टूरिज्म बढ़ पाए, जैसे ही अनलॉकिंग प्रोसीजर स्टार्ट होगा उसके लिए। तो हम पढ़ेंगे GSI के बारे में। सेटअप किया गया था 1851 में, बहुत सबसे पहले स्टेबल किया गया था, अंग्रेजों के टाइम में इसको बनाया गया था। इसमें क्या काम था, ओवर देयर अंग्रेजों ने क्यों बनाया था GSI, मैं बताऊँ ना, इन्हें सोना ढूंढना था कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे सोना छुपा हुआ है, तो इन्होंने जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया था। आप जाके खुदाई करो, चेक करो कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो ओवर द ईयर क्या था, इट वाज नॉट ओनली ग्रो, मतलब कि वैसे ऐसे ग्रो होता गया ओवर द ईयर, इस पर बढ़ते गए, जियो साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनती गई, तो ये आगे आगे बढ़ता चला गया। क्रिएशन अपडेशन ऑफ नेशनल जियो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, मिनरल सोर्सेज असेसमेंट ये रखता है। हेडक्वार्टर कहाँ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलकाता में 6 रीजनल ऑफिस हैं, ये आपको याद बिल्कुल नहीं रखने हैं। एवरी स्टेट हैज़ स्टेट यूनिट, इसकी स्टेट GSI भी होता है, स्टेट की अपनी GSI जोग्राफिकल सर्वे यूनिट भी होती है, जो प्रेजेंटली GSI अटैच है ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के साथ, तो ये भी आपको याद रखना है, माइंस के साथ आता है। इसका 6 रीजनल ऑफिस है, हेड ऑफिस कोलकाता में है, और जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी रहती है 1851 में इसको बनाया गया था, ये आता है। दूसरी आती है ज्वेलर प्लान टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द हॉलमार्क। अब क्या है, ज्वेलरी पे क्या है, एक हॉलमार्क दिया जाता है कि सर्टिफाइड किया जाता है प्योर है, कितनी गुणवत्ता है, तो उन्होंने हॉलमार्क, मतलब अब ज्वेलर्स क्या करते हैं, वो कच्चा सोना लेके जाते हैं, ठीक है, एक ब्रिक लेके जाते हैं, फिर जाके खुद अपने उससे सोना बनाते हैं। अब हॉलमार्क लेने में प्रॉब्लम होती है, कभी नहीं मिलता है, कभी मिल पाता है। अब वो कंपलसरी है हॉलमार्क लेना, आपको इंडियन गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है गुणवत्ता के लिए, तो वही है, उन्होंने प्रोटेस्ट अगेंस्ट स्टार्ट किया है। और BSI जो BIS है उसके अगेंस्ट किया है, और भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेटेड का भी हॉलमार्क लगता है, उसके खिलाफ भी इन्होंने किया है। इसका हॉलमार्क HUID बोलते हैं, हॉलमार्क यूनिक ID बोलते हैं,
जो कौन देता है वो कॉर्पोरेट अफेयर देती है। और BSI किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आता है। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं BSI में बच्चे, क्या बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के अंदर आता है। हॉलमार्क यूनिक ID कौन देता है, वो देता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर देता है। पर इसमें क्या है, ये अलग से हॉलमार्क है उसकी गुणवत्ता बताने के लिए। तो मैं बताऊंगा कि जो आपका BISI कब इस्टेब्लिश हो, कैसे बना, ये चीज़ों की चेक करता है कि इस एक्टिविटी ऑफ स्टैंडर्ड कितना है, क्वालिटी कैसी है, उसका सर्टिफिकेशन प्रदान करता है चेक करने के बाद। इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट लेके आए थे 1986 में, और ये दिसंबर 1986 से स्टार्ट हो गया था मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड। अब आप सोचोगे इसके अंदर क्यों रखा गया, भैया हमारे यहाँ PDS सिस्टम चलता है, PDS सिस्टम चलता है, उसकी गुणवत्ता की गेहूँ वीट कैसा है, राइस कैसा है, उसकी गुणवत्ता नापी जाती है ना, तो इसके लिए BIS बनाया था इन्होंने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। फिर बाद में इसको और चीज़ के साथ भी, गोल्ड के साथ भी बहुत सारी चीज़ों के स्टैंडर्ड ये देने लगा था, इसके साथ ही अटैच कर दिया गया था। जो न्यू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, एक्ट आया 2016 में, इसमें ब्रॉट इनटू फोर्स विल इफेक्ट अक्टूबर 2017 से स्टार्ट हो गया। इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया। द एक्ट इस्टेब्लिश द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एज द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया, इसको नाम चेंज करके नेशनल बॉडी ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया। इसके अंदर बहुत सारे रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये काम क्या करती हैं, ये रिसर्च करती हैं डिज़ाइन कैसा है, इस सब चीज़ों पर, ठीक है ना। ऑफ इंडियन रेलवे बिकम द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर द स्टैंडर्ड डेवलप ऑर्गेनाइजेशन SDO, ठीक है ना, अंडर द वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन ऑफ द ब्यूरो। तो वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन किसका है, वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। मतलब कहने का मतलब क्या है, इंडिया है, इंडिया का एक अपना ही स्टैंडर्ड डेवलप करना है, तो वन नेशन वन स्टैंडर्ड। UK होगा, UK का अपना स्टैंडर्ड होगा, पर हम सब चीज़ अपने स्टैंडर्ड से डेवलप करेंगे। वो कौन देख रहा है पूरा स्टैंडर्ड कैसे बनेगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड चेक करेगा। फिर RDSO जो था, रिसर्च डिज़ाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको इनिशिएटिव लिया गया, रिकॉग्नाइज किया गया स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन को अंडर द BIS SDO रिकॉग्नाइजेशन स्कीम के अंदर। अभी काम क्या करती है रिसर्च, ये क्या सोली काम तो इसका वही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आती है, ये मतलब रेलवे के अंदर चेक करती है चीज़ें कैसे डेवलप करनी है, स्टैंडर्ड कैसे रखना है रेलवे सेक्टर में, तो ये सब चीज़ें उत्तर प्रदेश में इसका ऑफिस लोकेटेड किया गया। जो आइडिया है वन नेशन वन जो स्टैंडर्ड है, फर्स्ट 2019 में इसको लिया गया कि हम किस लाइन पे हमें सोचना है, एनविशेष क्या करना है कि क्या स्टैंडर्ड हम अपने लोगों को देना है। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में क्या क्वालिटी हमें प्रोडक्ट की मेंशन करनी है। वन नेशन वन जो स्टैंडर्ड है, विज़न जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो BIS ने लॉन्च की थी स्कीम, ठीक है ना, उसको नाम दिया था SDO के नाम से दिया था। इसमें 3 ईयर का वैलिड आपको, मतलब जैसे आपने वीट को, आपके वीट है जैसे, इसको सर्टिफिकेशन दे दिया कि स्टैंडर्ड है इसका हमारी कंट्री में, तो उसको 3 ईयर का सर्टिफिकेट होता है, बाद में रिन्यूएबल कराना होता है। ये थोड़ी आप हमेशा उसको एक बार मिल गया तो लेके रख ले फिर बाद में गंदा दो, नहीं 3 साल बाद दोबारा चेक उसको किया जाएगा। तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके, इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटी अप्रोच, डोमेन स्पेसिफिक अप्रोच किया गया, इतना मत याद रखो, ठीक है। बस इसमें ये याद रखो वन नेशन वन स्टैंडर्ड जो है हमें कैसे डेवलप करना है, क्योंकि इंडिया की ब्रांड देनी है, ये इंडिया का स्टैंडर्ड है, इंडिया को ब्रांड बनाना है। कुछ और इनिशिएटिव है जैसे BIS केयर ऐप भी हमारे पास, वो चेक करता है ISI मार्क को, वो हॉलमार्क नकली है असली है, उस चीज़ को कंप्लेन करनी है। कोविड-19 स्टैंडर्ड भी हमने मेंशन किए। कवर ऑल वेंटिलेटर जो हम मंगा रहे थे, PPE किट मंगा रहे थे, उसका स्टैंडर्ड फिक्स किया। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो है मतलब कि इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, कंट्रोलिंग द क्वालिटी कैसे मेंटेन रखनी है, मैंडेटरी ये चीज़ होनी चाहिए। फिर पोर्टल बनाया हमने कंज्यूमर के लिए कि आप अगर आपको लगता है ऐसे कुछ चीज़ है, कंज्यूमर ग्रुप, सबमिशन ऑफ द प्रपोजल आप दो, अप्रूव कैसे करो, कंप्लेन मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों का उसमें हमने काम किया। जो हमारी लास्ट न्यूज़ आती है वो आती है रिलेटेड टू नाटो के बारे में। ये नाटो के बारे में, अब देखो अमेरिका की एक खासियत है, वो रीज़न तो छोड़ के गया, पर वो एक ऐसी टांग दे के गया नाटो। वो बोल के गया टर्की से आप यहाँ पे आके अपने आर्मी लेके आओगे, आप ये देखोगे, तो चाइना और रशिया तो इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे, पर वो नाटो दे के चला गया। नाटो का एक आर्टिकल है 5, आर्टिकल 5 के अंदर क्या है, जितने भी 30 के 30 नाटो देश हैं, अगर किसी भी एक देश के ऊपर हमला होता है तो 29 बचे हुए देश उसके ऊपर हमला कर देंगे। ये नाटो का आर्टिकल में है, ट्रीटी है। अटैक अगेंस्ट द अलाय बी कंसिडर अटैक अगेंस्ट द, सबके ऊपर अटैक हुआ। तो एक ऐसी टांग अड़ा के गया है नाटो, जो वहाँ पे कंसिडर अलाउ करके गया है कि आप वहाँ पे देखो। तो यानी कि खुद तो अब देखेंगे नहीं, नाटो पहले से भी था, तो नाटो को अपने साथ रखता है, अमेरिका के उस पर नाचता है, क्योंकि ये वाशिंगटन ट्रीटी से ये बना था। फाउंडिंग जो नाटो की हुई थी वाशिंगटन ट्रीटी से हुई थी, और ये आपको याद रखना है। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो उसका आर्टिकल 5 है, जो मैंने आपको बता ही दिया। ये मेजरली क्या साइबर अटैक, इन सब चीज़ों के लिए सिग्निफिकेंस भी कंसर्न्स रखता है।
इस्टेब्लिश किया गया था वाशिंगटन ट्रीटी से। मैंने बताया इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, ये मिलिट्री अलायंस है, ठीक है ना, कोई बिजनेस अलायंस नहीं है, जिसको 1949 में बनाया गया था, यानी कि हमारी आज़ादी के 2 साल बाद। हेडक्वार्टर्स का ब्रुसेल बेल्जियम में है, अलाइड हेडक्वार्टर्स को ऑपरेट करता है वो भी मोनास बेल्जियम से करता है। कंपोजिशन क्या है, इसमें ओरिजिनली कितनी थी, 12 कंट्री थी, बढ़ा के इन्होंने 30 कंट्री इन्होंने कर दी हैं। और लेटेस्ट जो कंट्रीज में आई है वो आई है नॉर्दर्न मैसिडोनिया, जो 27 मार्च 2020 को ऐड किया गया है। मेंबर याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 30 मेंबर है, कहाँ तक याद रखो, लेटेस्ट याद रखो, नॉर्दर्न मैसिडोनिया को ऐड किया गया। इसमें आपको याद रखना है तो एशिया की याद रखो, क्योंकि तालिबान क्या है तो एशिया, टर्की है, टर्की नाटो का संगठन है तो टर्की है। और भी आप देखना एशिया से कौन कौन इसके अंदर है, जापान भी हो सकता है, मैं बता रहा हूँ है जापान भी। एनी अदर यूरोपियन स्टेट इन पोजीशन फर्दर द प्रिंसिपल, बहुत सारी यूरोपियन कंट्री हैं, इन सब चीज़ों मेंबरशिप्स के लिए ओपन है, कोई भी यूरोपियन स्टेट के अंदर मेंबरशिप ले सकती है इसमें आके। तो ये सारी न्यूज़ थी नाटो के बारे में। तो नाटो वाशिंगटन ट्रीटी, जो इसमें सब आर्टिकल 5 याद रखना है, वाशिंगटन ट्रीटी याद रखनी है, हेडक्वार्टर कहाँ है, प्रेजेंटली जो ओरिजिनल 12 कंट्री थी बाद में 30 कंट्री हो गई, लेटेस्ट नॉर्दर्न मैसिडोनिया ऐड हुआ है 2020 में, और यूरोपियन कंट्री के लिए फ्री है इसकी मेंबरशिप, वो कभी भी आके इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। उसके बाद आता है आपका देवेंद्र झाझरिया, इनको मतलब ये तीसरा गोल्ड जीतेंगे। देखो आप पैरा ओलंपिक को नहीं देखते पर ये भी तो एक गेम ही है ना, है तो डिसेबिलिटी है तो और ज़्यादा आपको बढ़ाना चाहिए इस गेम को, क्योंकि डिसेबिलिटी वाले लोगों को इंक्रेजमेंट मिलेगी, वो कुछ अच्छा कर पाए अपनी लाइफ में, कुछ अच्छा देख पाए। तो आप देखो जेवलिंग थ्रो जो है ये इन्होंने ऑलरेडी 2 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और तीसरा आने की तैयारी में है। तीसरा ये आपके एथेंस 2004 में और रियो 2016 में जीत पाए। ये बहुत खुश है कि जो एथलीट को गोल्ड मेडल मिला है इंडिया में वो आपको नीरज चोपड़ा को मिला है। कम से कम इस गेम को रिकॉग्नाइजेशन मिली है कि जेवलिंग थ्रो को एक पता लगा है लोगों को क्या है। अब ये 3rd गोल्ड की उम्मीद पे अब ये एमिंग है कि तीसरा गोल्ड और लाया जाए। ये पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड ऑलरेडी ला चुके हैं, अभी पैरा ओलंपिक वर्किंग मोड पे हैं। तो देवेंद्र झाझरिया इनका नाम है, ये शायद राजस्थान के रहने वाले हैं या फिर हरियाणा के रहने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आती है वो आपके लिए होमवर्क है, फॉल ऑफ काबुल, फ्यूचर मतलब एक तरह से रीजनल जियो पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है, क्योंकि चाइना को सपोर्ट करने लगा है इंडिया को क्या क्या स्ट्रेटेजी प्लान करनी है। पहले मुझे बताया कि सोवियत यूनियन ने बहुत वहाँ पे किया 1979 में, फिर 2001 से अमेरिका वहाँ पे कूद गया। तो तालिबान को मतलब एक तरह से सबको विलन ही मानता है तालिबान। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब जो वैक्यूम रहा बीच में चीज़ों में, वैक्यूम मतलब क्या, वहाँ पे कोई भी यूएसबी छोड़ के चला गया तो वैक्यूम जनरेट हो गया। तो कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, ईरान माइट बी ऑल्सो जब ईरान को भी आगे आना चाहिए चाइनीज़ लीडरशिप को कंट्रोल करने के लिए, एडवांटेज है चाइना के लिए। तो ये सारा ये आर्टिकल आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको पता ही है क्या चल रहा है तालिबान में, कि रशिया, पाकिस्तान और चाइना कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को। तो यूएस को भी मतलब आगे आना चाहिए, सब चीज़ों को कंट्री को आगे आके वहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए। एडवांटेज कैसे ले सकता है, तो 1 बेल्ट का इनिशिएटिव से ले सकता है, वहाँ पे और भी एडवांटेज ले सकता है, एक्चुअल कंट्रोल ले सकता है, अकोमोडेटिव टूवर्ड द इंडिया कि मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है, और तालिबान को भी साथ ला के तो और हिस्सा ले सकता है। फिर और भी चीज़ें क्या है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, इंडिया थ्रू द मतलब एक तरह से टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म इस रीजन में बढ़ा सकता है, इंडिया के अंदर बढ़ा सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि इलीगल एक्टिविटीज़ हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए इंटरनेशनल प्रेशर क्या है, तालिबान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को अच्छे से काम करना चाहिए। तो कुछ इन्होंने एक चीज़ें बताई हैं। चौथा बताया कि एक प्रोएक्टिव एक्सपोर्ट टेरर बढ़ा सकता है पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया, कि इंडिया में इन्फ्यूज़ कर सकता है टेररिस्ट इन्फ्यूज़ को। वो तो कहते ही हमेशा फायर वहाँ से करेगा, पाकिस्तान से क्या बोलेगा, आतंकवादियों ने की, हमने तो की नहीं। तो वो तो हमेशा ये बोलता ही है, तो और भी चीज़ों में वो बढ़ा सकता है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, तो इन सब चीज़ों में वर्क करना है। इम्पैक्ट पड़ सकता है, रीजनल इंटरेस्ट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो चीज़ें हैं उस पर हमें ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना है कि हमारे जो टाइज़ हैं, जैसे हमें पाकिस्तान के साथ अच्छे टाइज़ करने चाहिए, बात करनी चाहिए। अभी शांति है, बैक चैनल टॉक्स चल रही है, उसको भी आगे और बढ़ाना चाहिए डायलॉग्स को, और प्रोसेस जो है वो कोल्ड पीस के ऊपर तरफ जाने चाहिए, ताकि हमारे पाकिस्तान उसके साथ साथ अफगानिस्तान के साथ हमारे इशू सॉल्व हो पाए। तो ये मैंने आपको एक जिस्ट बताया है, इसमें जाके आप खुद पढ़ना क्या क्या इसके अंदर है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतनी ही न्यूज़ थी हमारी आज के लिए। आज पेपर छोटा था, इतनी आर्टिकल्स नहीं थे, मैंने कोशिश की आपको बताने की बहुत सारी चीज़ों की। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।